ओके फाइन। आज हम लोग चैप्टर 8 के बारे में बात करने वाले हैं, बट उससे पहले थोड़ा सा चीज़ देख लेते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया है चैप्टर 7 में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ट्रेड रूट बताया गया है। चाइनीज़, इंडियन, ईरानियन, अरब, ग्रीक, रोमन ट्रेडर्स पार्टिसिपेटेड इन देयर एक्सचेंजेस। जानते हो चाइनीज़ सिल्क रूट बहुत फेमस था उस समय, करेक्ट? तो वही सभी चीज़ बताया गया कि कैसे ट्रेड रूट एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। और उससे पहले ऊपर देखोगे तो उसमें दिखाया कि द रूट वेयर अंडर द कंट्रोल ऑफ चाइनीज़ रूलर्स, करेक्ट? जो रेड कलर दिखाया जा रहा है ना, सब चाइना के कंट्रोल के अंदर था। नीचे जाओगे द रूट्स वेयर, जो ग्रीन कलर का होगा वो पूरा कुशानास का था। कुशानास वही जो कि बाद में भारत में भी आक्रमण करता है। ठीक है, इसके जो फेमस रूलर रहे हैं वो कनिष्का रहे हैं। उसके बाद देखोगे जो दूसरे कलर में दिया गया है वो सब इम्पॉर्टेंट सी रूट्स है, जो सी को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। और उसके बाद जो कलर है रेड कलर है, ऊपर में वो पूरा रेड नहीं है, नीचे वाला रेड कलर है। दिस रूट्स वेर अंडर द कंट्रोल ऑफ रूलर्स ऑफ ईरान। तो पर्सिया के जो रूलर्स थे, ईरान वाला रूलर्स, उसके अंडर कंट्रोल था। वही मैसेडोनिया वगैरह ये सब चीज़ हो जाएगा। और लास्ट वन है द रूट्स वेर कंट्रोल बाय द रोमन एम्पायर्स। तो रोमन एम्पायर वही मैसेडोनिया का ही है। मैसेडोनिया का एक हिस्सा तुम्हारा रोमन एम्पायर है। और रोमन एम्पायर का मतलब बहुत बड़ा एम्पायर था रोमन एम्पायर। वही रोमन एम्पायर बाद में वही 5th सेंचुरी और 6th सेंचुरी में टूटता है, तो अलग भाग में डिवाइड हो जाता है। एक पूरा नॉर्दर्न यूरोप में है और एक बैजेंटाइन एम्पायर बन के निकलता है। ठीक है, तो देख लेना जी, छोटा हल्का हल्का बताए हैं। मैप तुम्हारे पास है, बेटर समझ सकते हो मैप को देख के। आगे देखोगे तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि मॉडर्न एम्पायर का हुआ क्या, करेक्ट? अशोका तो आए, अशोका इतना आगे पहुंचा दिया मॉडर्न एम्पायर को। और इंस्क्रिप्शन भी कल हम लोग जाने थे कि अलग अलग जगह पे इंस्क्रिप्शन पाया गया, अलग बड़े बड़े सिटी थे वहाँ पे, तक्षशिला, करेक्ट? तो आज देखेंगे इसके बारे में। मॉडर्न एम्पायर कोलैप्स्ड अबाउट 220 ईयर्स अगो, यानी कि 200 BC में मॉडर्न एम्पायर ख़त्म हो गया। एंड इन इट्स प्लेस एंड एल्सवेयर रोज सेवरल न्यू किंगडम, नए नए किंगडम आने लगे। ऐसा ही होता है, जब एक मेन साम्राज्य खत्म हो जाता है तो जितने भी रीजनल रूलर्स है वो इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। और उसके बाद और भी अटैक होगा, बाहर से फॉरेन इन्वेजन भी होगा, तो बाहर के लोग भी आ जाएंगे। और अंदर जो पहले एम्पायर के अंदर थे, मॉडर्न एम्पायर के अंदर थे, वो सब इंडिपेंडेंट घोषित हो जाएंगे, कर देंगे अपने आप को। तो नॉर्थ वेस्ट में देखो क्या हुआ। नॉर्थ वेस्ट जहाँ पे जानते हो कि फ्रीक्वेंट इन्वेजन हुआ है थ्रू आउट द हिस्ट्री। तो नॉर्थ इंडिया में किंग्स नोन एज द इंडो ग्रीक्स, इंडो ग्रीक्स आए और वहाँ पे लगभग 100 साल तक राज किए हैं इंडो ग्रीक्स लोग। दे वर फॉलोड बाय अ सेंट्रल एशियन। उसके बाद साकास पीपल आए, जो कि सेंट्रल एशिया से आए। सेंट्रल एशिया का मतलब समझता ही है, 5 कंट्री के बारे में हर समय तुम लोग को रटा के बैठे हुए हैं हम। ठीक है, तो उसके बाद साकास आए जिन्होंने नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया में अपना बनाया है। तो यहाँ पे जानते हो वेस्टर्न सतराप करके एक किंगडम भी था गुजरात में, साकास, रुद्रदामन वाला जो है, रुद्रदामन जो रूलर था वो साकास रूलर्स थे। ठीक है, तो कहने के बाद यहाँ कान खोल के सुनना है, भूसा भरा हुआ है ना, इधर थोड़ा ध्यान दो। इधर इसमें बहुत कुछ कंटेम्प्रेरी, बहुत सारे इशू हो रहा है साथ में, एक चीज़ नहीं है, बहुत सारे इवेंट साथ में हो रहे हैं। जो साकास का है, तो साकास क्या बोला जा रहा है कि अलग अलग जगह पे इसने क्या किया, किंगडम को बनाया है। नॉर्थ वेस्ट में बनाया है, जो कि अभी देखते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला एरिया। उतना नहीं, नॉर्थ इंडिया में भी गया है बात, और नीचे गुजरात की तरफ भी आया है, समझे? गुजरात, वेस्टर्न इंडिया। सम ऑफ दिस किंगडम लास्टेड फॉर, और जो साकास है ये तो बहुत लंबा चला है, 500 साल तक इसका रहा है। और इनमें खासियत क्या था कि जितने भी साकास लोग थे, ये भारत का जो कल्चर है उसको पूरा अपना लिए, समझ गए ना? और उसके बाद क्या हुआ कि साकास को डिफीट करके गुप्ता आया है। गुप्ता जानते हो, गुप्ता एज जिसे गोल्डन एज कहा जाता है, क्योंकि उसी समय आर्यभट्ट थे, वारामीरा थे, एक से एक लोग आए हैं। मेटलॉर्जी इतना डेवलप्ड हुआ है, मेटल्स इंजीनियरिंग, ये सब बहुत कुछ हुआ है उस समय। साकास इन टर्न वे फॉलोड बाय द, हाँ, साकास के बाद यदि बाहर के लोग गए, क्योंकि गुप्ता तो अंदर का आदमी है, यदि साकास के बाद बाहर का आदमी जो आया है भारत में आक्रमण किया है, वो कौन है? कुशानाज है। ठीक है, वही कुशानाज जिसके जो रूलर होते हैं कनिष्का होते हैं। कनिष्का तो अपने आप को बुद्ध घोषित कर देते हैं, करेक्ट? इसके बारे में आने वाले समय में पढ़ोगे। इन नॉर्थ एंड इन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, यानी कि नॉर्थ कर लो पूरा पट्टी, गंजेटिक पट्टी देखो, या फिर सेंट्रल इंडिया, एमपी का हिस्सा भी। इन जनरल ऑफ द मौर्यस नेम्ड पुष्यमित्र शुंगा,
पुष्यमित्र जो शुंगा था उसने अपना एक एम्पायर बनाया, उसी को शुंगा डायनेस्टी कहा जाता है, और ये पूरा ब्राह्मण डायनेस्टी था। यानी कि जो देख रहे हो बुद्धिज़्म इतना प्रॉस्पर कर गया, अब एक समय ऐसा आएगा कि फिर से हिंदुइज्म रिवाइव किया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो तुमको जो दिख रहा है सेंट्रल इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया, यहाँ पे जो मौर्य के जो कमांडर थे पुष्यमित्र शुंगा, उन्होंने क्या किया, शुंगा डायनेस्टी को फॉर्म किया, उनके नाम से ही शुंगा डायनेस्टी आया है। करेक्ट? तो शुंगास वेर फॉलोड बाय द, फिर उसका दूसरा डायनेस्टी आया, उसको बोलते हैं कानवा डायनेस्टी। तो शुंगा डायनेस्टी और कानवा डायनेस्टी ये दोनों ही ब्राह्मण डायनेस्टी है। समझ में आया ना जी? और ये तब तक रहा है जब तक तुम्हारा गुप्ता शुरू ना हो जाए। और गुप्ता कब शुरू हुआ है तुम्हारा? वही 450 से लेकर 550 के आसपास चला है ये सब। तो ये 1700 ईयर्स अगो है। 1700 ईयर्स अगो का मतलब क्या कि 300 के आसपास पहुंच जाओगे अभी के हिसाब से, 300 AD के आसपास पहुंच जाओगे ना। 1700 बैक जाओगे तो 300 AD में पहुंचोगे ना तुम लोग। तो 300 समझ लो, 350 से लेके 550, लगभग 200 साल कहेंगे, 450 गलती से बोल दिए, 350 से लेके 550 के आसपास होगा उनका जो चलेगा गुप्ता का। Sakas who ruled over parts of western India fought several battles with the Satavahana। अब नीचे साउथ इंडिया में सतवाहना डायनेस्टी भी चल रहा है, क्योंकि उधर मौर्य चल रहा था तो नीचे सतवाहना भी चल रहा था। बट मौर्य जैसे ही ऊपर खत्म हुआ तो सतवाहना राइज कर गया, क्योंकि जानते हो कि मौर्य का अशोका का तो नीचे तक साम्राज्य था, बट एक छोटा सा ही हिस्सा तमिलनाडु का छूटा हुआ था, कल दिखाए थे ना। तो अब जब मौर्य ऊपर डिक्लाइन हो गया, मौर्यन डायनेस्टी का, शुंगा आ गया, कानवा डायनेस्टी आ गया, तो सतवाहनास और राइज कर गया। और यहाँ पे इन्वेजन हो रहा है बाहर से जो इन्वेजन हो रहा है, तो साकास, गुजरात में साकास रूल कर रहा है। तो जाहिर सी बात है ये सतवाहना चाहेगा कन्फ्लिक्ट करना, क्योंकि वो भी अपना लैंड कब्जाना चाहेगा, तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो जाएगा किसी किसी बीच में, साकास और सतवाहनास के बीच में। सतवाहना और कोई नहीं, आंध्राज है। आंध्र मतलब अभी का आंध्र प्रदेश से रिलेट कर सकते हो उसको, तुम समझ रहे हो बात को? तो वही चीज़ बताया गया है। हाँ, तो ये दोनों के बीच में हो रहा है। द सकास हु रूल ओवर द पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया फॉट सेवरल बैटल्स विद द सतवाहनास, जो कि रूल्ड किया है तुम्हारा वेस्टर्न और पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। क्योंकि सतवाहना केवल नीचे का ही हिस्सा नहीं है, मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है, और जो तुम्हारा सकास है, सकास का भी अच्छा कंट्रोल है। द सतवाहनास किंगडम विच वॉज इस्टाब्लिश, देखो वही बोल रहे हैं, सतवाहना जो कि 2100 ईयर्स अगो हुआ, यानी कि 100 BC में जो स्टार्ट हुआ है, यानी कि आफ्टर मौर्य। तो मौर्य के बाद में बहुत सारा भारत का भी डायनेस्टी राइज किया है। इंडो ग्रीक तो आए ही आए, यानी कि पार्थियंस लोग तो आए ही आए, ठीक है। उसके बाद ये लोग भी, साकास लोग भी आए, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी समझना होगा कि भारत में ही बहुत सारा डायनेस्टी वो भी राइज कर रहा है, और उसमें एक सतवाहनास भी था लास्ट। और सतवाहनास तो बहुत लंबा रहा है, 400 साल तक रहा है सतवाहनास। और वही 1700 ईयर्स अगो ए न्यू रूलिंग फैमिली और एक वताकास था, वो भी बहुत पावरफुल हुआ है। यानी कि देखो समझने वाली बात है, सेंट्रल और वेस्ट इंडिया में जब गुप्ता इस तरफ चल रहा था, देखो गुप्ता कभी भी बड़ा साम्राज्य नहीं बन पाया जितना बड़ा तुम्हारा मौर्य था। तो कोई इस चीज़ को ना समझे कि गुप्ता ने मौर्य की तरह बड़ा एम्पायर बनाया, नहीं। मौर्य की तरह तो हो गया, मौर्य खत्म हो गया, उतना बड़ा तो किसी ने साम्राज्य नहीं बनाया है, समझ गए ना। गुप्ता नॉर्थ तक सीमित था, बट गुप्ता के टाइम में वटाकास भी था। वटाकास का कंट्रोल उससे ठीक नीचे था, गुजरात के इस तरफ, सेंट्रल इंडिया में उसका कंट्रोल था वटाकास का। तो वटाकास का जो टेन्योर है और जो गुप्ता का टेन्योर है, दोनों साथ में चल रहा है, समझ गए ना। इसलिए सिविल सर्विस में कई बार ये सवाल पूछे भी जाते हैं वटाकास के बारे में। और वटाकास भी एक किंगडम है, अब तो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। वही बोला, एक न्यू रूलिंग फैमिली आया है, उसी को वटाकास कहा जाता है, जो कि सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में फेमस हुआ है। वेस्टर्न इंडिया का मतलब क्या है, आज की डेट में हम कह सकते हैं गुजरात वाला एरिया हो गया, महाराष्ट्र का कुछ एरिया वेस्टर्न इंडिया हो जाएगा। अब साउथ में स्थिति देखो, साउथ में सतवाहनास ठीक है राइज किया, और सतवाहनास के बाद में और भी बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे किंगडम आए, चोलास, चेरास, पांड्यास, है ना। तो साउथ इंडिया में देखो चोलास, चेरास, पांड्यास, ये रूल किया है तुम्हारा बिटवीन 2200 एंड 1000 ईयर्स अगो। 220 का मतलब क्या कि 200 BC से लेके तुम्हारा 1800, मतलब क्या कि इधर तुम्हारा कट जाएगा, यानी कि 200 BC से लेके 200 AD तक, 400 साल तक। तो तुमको पीछे जाके BC और AD का रेफरेंस में दिमाग में डालना पड़ेगा, तो नहीं समझ में आएगा ये चीज़। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये 2 BC से लेके 2 AD तक हुआ है। एंड अबाउट 1500 ईयर्स अगो, यानी कि 500 BC AD में जो है 2 लार्ज किंगडम, बहुत 2 बड़े बड़े हो गए, डेट्स कॉल्ड पल्लवास एंड चालुक्यास। अब देखो नया 2 आ रहा है। ये अलग बात है कि चोलास, चेरास, पांड्यास बहुत पुराना है,
ये 200 से और यही समय था संगम एज कहा जाता है, जहाँ पे चोला सब अपने कह सकते हो कि अच्छे पीक पे थे। बट तुम्हारा एक समय आया, समय का मतलब 500 BC आया। 500 BC का मतलब क्या है कि ऊपर में गुप्ता एक्टिव है और वेस्टर्न इंडिया में कौन एक्टिव है, वाडागास एक्टिव है। तो वही लगभग उसी समय में नीचे दो नए किंगडम फिर से राइज हो रहे हैं। वो दो किंगडम का नाम क्या है, पलावास और चालुक्यास। ठीक है, और वही चालुक्य ईस्टर्न चालुक्य बन गया, वेस्टर्न चालुक्य बन गया बाद में जाके। हल्का फुल्का अभी याद करो, बाद में कभी रेफरेंस आएगा इसको और जोड़ेंगे। देयर आर सेवरल अदर किंगडम, और भी किंगडम थे, और भी बहुत सारे किंग्स थे। वी नो अबाउट दैम फ्रॉम द कोइन से हम पता कर सकते हैं, इंस्क्रिप्शन से पता कर सकते हैं, साथ साथ उस समय जो किताब लिखा गया है होगा उसको जब अध्ययन करेंगे तो उससे भी पता चल जाएगा हमें कि और भी, क्योंकि बहुत सारे किंग होंगे ना, एक किंग थोड़ी होगा, बहुत सारा किंग होगा ऐसे। तो देयर वर अदर चेंजेस दैट वर टेकिंग प्लेस, और भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे। जैसे ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन प्लेड अ मेजर रोल, जो कि ऑर्डिनरी कॉमन आदमी जो है, कॉमन महिलाएं हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे उस समय। तो उसके बारे में भी हम समझना होगा हमें कि बहुत सारे कल्चर के तौर पे भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे। किंग तो वहाँ पे शिफ्ट हो ही रहा है, डायनेस्टी तो शिफ्ट हो ही रहा है, एम्पायर तो शिफ्ट हो ही रहा है। एट द सेम टाइम जो कॉमन आदमी है, कॉमन महिलाएं हैं, उनका भी तौर तरीका वो भी चेंज हो रहा है। जैसे एग्जांपल देख लो, एग्रीकल्चर स्प्रेड होना, ग्रोथ ऑफ न्यू नए नए टाउन्स बनना, क्राफ्ट प्रोडक्शन होना। क्राफ्ट प्रोडक्शन समझते हो, आर्टिसंस लोग, नए नए आर्टिसंस आना, एक तरह से तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बल देना। और उसके बाद देखो ट्रेड, और ट्रेड बढ़ रहे हैं, ट्रेडर्स एक्सप्लोर लैंड रूट्स। अब ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, लैंड रूट्स को भी यूज़ कर रहे हैं अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, बाहर भी कर रहे हैं। हमारा सी रूट से हमारा वेस्ट एशिया कनेक्टेड है, ईस्ट अफ्रीका कनेक्ट हो रहा है, साउथ ईस्ट एशिया जो आज आसियान कंट्री के रूप में देखते हो, तो उस समय भी कनेक्टेड था ये सभी चीज़। क्यों ना करें, चोला से एक तुम्हारा राजा हुआ है, कहाँ नहीं हमने मंदिर बना दिया, बताओ। कंबोडिया में अंगार बोर्ड बनाए कि नहीं बनाए? ये दौर था, ये ऐसा दौर था कि जहाँ पे पूरा भारत, पूरा लगभग वर्ल्ड को कनेक्ट करके बैठा हुआ था, स्पेशली ट्रेड रूट को लेकर। हाँ, संगम में नीचे चोला लोग तो किया ही है, जानना चाहिए तुम लोग को। देखो यहाँ पे, एंड मैनी न्यू बिल्डिंग्स, नए नए आर्ट एंड आर्किटेक्चर का समय है जी, नए नए बिल्डिंग्स वहाँ पे बने हैं। जैसे देखो अर्लीस्ट टेम्पल बना है, स्तूपास बना है, बुक्स को लिखे गए हैं, और साइंटिफिक डिस्कवरीज भी मेड हुआ है। क्यों ना हो, यहाँ पे आर्यभट्ट आएगा तो साइंटिस्ट नहीं होगा क्या? ये सब दौर है, इसमें बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ है। एंड दिस डेवलपमेंट टुक प्लेस साइमल्टेनियसली, यानी कि सब एक साथ ही हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ ना, एक उधर चल रहा है तो नीचे कुछ और चल रहा है, वेस्ट में कुछ और चल रहा है, नॉर्थ वेस्ट में कुछ और चल रहा है, एक साथ में हो रहा है सभी चीज़। ठीक है, कीपिंग दिस इन माइंड, तो यू रीड द इसके बाद जो भी है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। तो ये हम छोड़ ही नहीं सकते थे, हमको कल बाद में रियलाइज़ हुआ आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर, जब देखे जाके बाद में हम बोले कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रह गया। ये बच्चा लोग नहीं समझेगा तो बुद्धि आएगा कहाँ से तुमको हिस्ट्री के बारे में? तो पूरा हिस्ट्री को पूरा कनेक्ट किया गया है वो, क्योंकि अब जो दिया जाएगा उसके बाद का दिया जाएगा कोई चीज़, तो उसे पहले जब तक पता नहीं रहेगा तब तक दिमाग में आएगा कहाँ से? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? देखो आगे देखो, तो वाइटल विलेजेस, थ्राइविंग टाउन, विलेजेस सब इंपॉर्टेंट विलेजेस सब, और टाउन जो पनप रहा है। आप देख रहे हो ना कैसे टाउन पनपा है, क्योंकि लोगों का जीवन चेंज हो चुका है, टेम्पल्स है कि इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर का रूप बन चुका है। देखो तो बच्चा लोग का जो बातचीत है समझ लेना। आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर, तो नया नया चीज़ जानते हो, आयरन टूल्स तो कितना बढ़ चुका है, महाजन पता सके टाइम में ही हमने देखा था कितना आयरन टूल्स, अब वो सब और ज़्यादा यूज़ होना शुरू होगा, स्पेशली एग्रीकल्चर सब में। जब आयरन टूल्स एग्रीकल्चर में यूज़ होगा तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ना ही बढ़ना है, सही बात है कि नहीं है? आयरन प्लॉ हो जाएगा, आयरन प्लॉ होगा तो इरीगेशन करने में बहुत आसानी होगा। देखो वहाँ पे, वी ऑफन टेक द यूज़ ऑफ आयरन फॉर ग्रांटेड टुडे, अभी तो हंसी मजाक में लेते आयरन, अच्छा आयरन, अरे आयरन बहुत बड़ा डिस्कवरी है जिसने पूरा चेंज कर दिया लोगों का लाइफ। ठीक है, वही बोल रहा है, थिंग्स मेड ऑफ आयरन, जो आयरन से बना हुआ या फिर स्टील से, क्योंकि स्टील भी आयरन से ही बना होता है, हमारे डेली लाइफ का हिस्सा है। द यूज़ ऑफ आयरन बिगिंस, देखो इसमें दिया गया है जो हम आयरन का यूज़ करते हैं ना वो 3000 ईयर्स अगो है, यानी कि 100 BC, 100 BC हो गया। 100 BC का मतलब क्या है कि अर्ली वैदिक एज खत्म हो रहा है, अर्ली वैदिक एज 1500 से लेकर 100 उस टाइम में कोइंसाइड किया ना जी, और ये साउथ इंडिया में, और जो कि बाद में जाके तुम्हारा लेटर वैदिक एज पैरेलल है तुम्हारा महाजनपदा से, तो वही तो बोल रहे साउथ इंडिया से कैसे तुम्हारा लेटर वैदिक एज में वो गया है वहाँ पे। सम ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स वर फाउंड इन द मेगालिथिक बरियल्स। हाँ, तो मेगालिथिक बरियल जानते ही हो, कैलकुलिथिक एज बाद मेगालिथिक एज आया था, उसमें जो बरियल था बड़े बड़े बोल्डर्स को यूज़ करते थे ना ग्रेवयार्ड को घेरने के लिए, तो उसमें आयरन वाला टूल्स भी पाएगा। साउथ इंडिया देखते हो, मेगालिथिक में साउथ इंडिया है कि नहीं है? बताएं, कई बार बताएं, क्योंकि कोस्टल एरियाज, करेक्ट।
तो अराउंड 2500 ईयर्स अगो यानी कि 500 BC बहुत सारा एविडेंस मिला है कि आयरन टूल्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था। क्यों ना मिले, 500 BC महाजनपदास वाला टाइम से कोइंसाइड करने वाला है। दिस इंक्लूडेड टैग। अब इसमें क्या क्या है, एक्सेस है। एक्सेस समझते हो ना, जो हथियार होता है, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? हाँ हाँ बिल्कुल, कुल्हाड़ी। तो ये सब यूज़ किया जाता था। तो हमारा फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए आयरन प्लॉसियर यानी कि एग्रीकल्चर में यूज़ होगा ये सभी चीज़। जब ये यूज़ होगा तो टेरिटोरियल गेन होगा कि नहीं होगा? जब हम फॉरेस्ट को काटेंगे तो वहाँ एक किंगडम बन सकता है आने वाले समय में। जब फॉरेस्ट को हम काटेंगे और वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड भी बना सकते हैं और वहाँ पे खेती वगैरह भी हो सकता है। तो किंगडम बनाने में तो हेल्प किया ही किया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ाने में आयरन का बहुत बड़ा रोल है। तो हम जैसे कि चैप्टर 5 में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि प्लॉसियर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो जानते हो, बात हो चुका है इसके बारे में। अदर स्टेप्स टू इंक्रीज, क्या दूसरा तरीका क्या हो सकता है प्रोडक्शन बढ़ाने का? तो इरीगेशन है। तो इरीगेशन देखो, इरीगेशन के लिए क्या व्यवस्था हुआ है, तो जानते हो कि बहुत कुछ हुआ था उस समय। अलग अलग किंग कैनाल्स बना देते थे, टैंक्स इरीगेशन के लिए। और इतना ही नहीं, मेडाबल इंडिया में भी पढ़ोगे कि मोहम्मद बिन तुगलक हो गए, MBT हो गए, फिरोज शाह तुगलक हो गए, इन्होंने भी बहुत मेहनत किया है टैंक्स वगैरह बनाने में। समझ गए ना? द किंग्स एंड द किंगडम्स, जो कि पढ़े हो तुम, कुड नॉट हैव एग्जिस्टेड विदाउट द सपोर्ट ऑफ फ्लोरिशिंग। सही बात है ना, जब तक विलेज फ्लोरिशिंग ना हो, जब तक विलेज इकोनॉमिक एक्टिविटीज से इन्वॉल्व ना हो, तब तक पैसा कमाई नहीं होगा। जब तक पैसा कमाई नहीं होगा, तब तक किंग के पास पैसा आएगा नहीं। तो किंग को पैसा पहुंचने के लिए जरूरी है कि उसका जो विलेज है वो फ्लोरिशिंग करे, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। सही बात है कि नहीं? आज भी शहर का टैक्स ज़्यादा आता है एज कम्पेयर टू विलेज, तो इसलिए स्पेशल फोकस रहता है शहर के ऊपर, इसलिए शहर में ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। तो वाइल न्यू टूल्स एंड द सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इंक्रीज प्रोडक्शन, अब बोला कि नए नए टूल्स आना इस तरह, और सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांट यानी कि प्लांटेशन का जो तौर तरीका है, इससे भी बड़ा है, प्रोडक्शन बड़ा है। और इरिगेशन वाज ऑल्सो, अब इरिगेशन वाला व्यवस्था, सिंचाई वाला व्यवस्था भी हो गया कि कितना दिन तक हम मानसून पे ही डिपेंडेंट रहेंगे, हम इरिगेशन भी कर सकते हैं। समझ गए ना? इरिगेशन वर्क्स देखो उस समय जो बिल्ड किया गया होगा वो कैनाल्स हो सकता है। कैनाल इरिगेशन अभी भी होता है कि नहीं होता, बट अभी बहुत कम हो गया है। आज़ादी के टाइम में बहुत ज़्यादा होता था, उससे पहले भी ऑयल कुआं बना देना। टैंक्स देखो, आर्टिफिशियल लेक्स देखो। आर्टिफिशियल लेक का बात करोगे तो यदि तुम मिशन काकतिया के बारे में जानोगे तेलंगाना का, तो उसमें भी तो टैंक वगैरह बनाने का प्रयास किया गया था। घर घर पानी देने का जो योजना बना था केसी राव का जो है ना वहाँ पे, जो अभी के चीफ मिनिस्टर है, तो मिशन काकतिया चलाए थे 3-4 साल पहले, और उसका बहुत लाभ हुआ है तेलंगाना वाले लोगों को, क्योंकि डेक्कन प्लेटू है वो और वहाँ पर पानी का किल्लत है। तो विज़न अच्छा था उनका और अभी फ़ायदा होता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एक छोटा सा कहानी बताना चाहता हूँ तुम लोग को, हल्का सा, ताकि तुम लोग को याद रहे मिशन काकतिया के बारे में। तो पर्सनल है, जो भी बाद में सुनेगा ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो देखो क्या था, एक दिन बात कर रहे थे, हमारा इंगेजमेंट के बाद हम अपने वाइफ से बात कर रहे थे, तो वो बता रही थी कि पानी का ये प्रॉब्लम है, बट अभी पानी आ रहा है। तो मैंने डायरेक्टली उसको पूछा, क्या मिशन काकतिया से आ रहा है तुम्हारा पानी? क्योंकि उस समय मिशन काकतिया बहुत फेमस था। फेमस तो 3 साल पहले भी था, मैं पिछले साल का बता रहा हूँ। तो बिल्कुल हमारी वाइफ को भी जो पानी मिल रहा था तेलंगाना रीजन में, वो भी मिशन काकतिया के हिसाब से ही मिल रहा था। समझे? क्योंकि तेलंगाना जो रीजन है ना, वो प्लेटू रीजन है, पानी का किल्लत है वहाँ, बहुत ज़्यादा किल्लत है पानी का। हाँ, समझ गए? याद रहेगा मिशन काकतिया। काकतिया डायनेस्टी भी था। काकतिया वर्ड ही क्यों? काकतिया यूनिवर्सिटी सुने हो कि नहीं सुने, बहुत फेमस है साउथ का। काकतिया एक बहुत बड़ा किंगडम भी रहा है। ऐसे हम कोई भी वर्ड नहीं यूज़ करते, उसके पीछे का हिस्ट्री भी होता है। हाँ, समझे? आगे देखो, तो यहाँ पे आयरन टूल्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, चूज़ राइट वन, ये ऊपर बताया गया, देखो वही सिकल, टोंग्स, एक्स, उसके बाद प्रिपेयर करो, वो सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। घर में जो यूज़ करते हो वही बोला है, आयरन और स्टील का अलग अलग करो, उतना टाइम तो है नहीं तुम लोग पास। इफ़ ये चार्ट को देखोगे ना, तो विल फाइंड एट सम ऑफ द स्टेजेस इन कंस्ट्रक्शन, बहुत सारा चीज़ तुम्हारा इरिगेशन में यूज़ होता है। ठीक है, उसमें कुछ बताया, फिल द रेस्ट बाय यूजिंग द, ये बताया गया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हु लिव्ड इन द विलेजेस, विलेजेस में कौन कौन लोग रहते थे? देखो, देयर वर एटलीस्ट 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, 3 अलग अलग टाइप के लोग रहते होंगे मोस्ट ऑफ द विलेजेस में उस समय। साउदर्न और नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द सब कंटिनेंट, यानी कि ऊपर नॉर्दर्न पार्ट्स देख लो या फिर नीचे डेक्कन देख लो, साउदर्न देख लो। यहाँ पे यदि हम अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि 3 टाइप के लोग विलेज में रहते थे। कौन से लोग थे? स्पेशली हम तमिल रीजन का बात करें, यानी कि साउदर्न इंडिया का बात करें, तो एक लार्ज लैंड ओनर्स, वही जो अभी कहोगे कि यहाँ पे राजपूत लोग टाइप के लोग, जो मालिक है, ज़मीन के मालिक है, ज़मींदारी वाला, तो लैंड ओनर से उसको वेलालार कहा जाता है वहाँ के टर्म में। ठीक है, तमिल वर्ड में।
और ऑर्डनरी प्लेमैन भी रहते थे, जो प्लेमैन मतलब हो गया तुम्हारा वो चलाने वाला जो किसान लोग हो गया, उसको उजावार कहते थे। और जो लैंडलेस लेबरर है, जो कि सर्विस देगा दूसरे के जाके खेत में, ठीक है, उसको बोला स्लेव्स कहा जाता था। और उसके लिए वर्ड था देखो खदेसियार और अधिमाई, ठीक है, ये तमिल वर्ड्स सब है, इसलिए तुम लोग को हो सकता है याद करने में दिक्कत हो, बट हिंदी जैसे स्टूडेंट को, आलोक जैसे स्टूडेंट को ये भी वर्ड याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पूछता है सिविल सर्विस, इसको भी नहीं छोड़ता है। बोल देगा कि एंशिएंट इंडिया में खदेसियार और अधिमाई वर्ड मेंशन हुआ है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ है, बस बत्ती गुल हो जाएगा वहाँ पे विद्यार्थी का, ठीक है। वो क्या है एक्चुअली स्लेव्स है, समझ गए। 3 टाइप के लोग हैं लेमैन टाइम में, समझो 3 टाइप के लोग कौन है, एक जमींदार है, दूसरा क्या है पीजेंट्स है, और एक लेबरर है, यही 3। यही सही बात है, विलेज में यही 3 टाइप के लोग रहते हैं ना, अभी भी देखोगे तो। और नॉर्दर्न पार्ट में देखो तो विलेज हेडमैन वाज नोन एज, जो विलेज के जो हेडमैन होंगे, विलेज के जो अभी जैसे कहते हो ना सरपंच टाइप के लोग, तो उस समय विलेज के जो हेडमैन है उसको कहते थे ग्रामा भोजका, ठीक है। यूजुअली मैन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फॉर जनरेशन, वही एक आदमी बन गया तो उसी का जो वंशज होगा वो सभी आदमी ग्रामा भोजका बनेगा। देखते हो सरपंच का बेटा सरपंच बनना बड़ा आसान होता है, अभी भी आसान होता है, बट उस समय तो हेरिडेटरी था ये सिस्टम। तो इन अदर वर्ड देखो जो पोस्ट क्या है हेरिडेटरी बता दो दिया है। ग्रामा भोजका क्या है तुम्हारा, ग्रामा भोजका जो होगा वो लार्जेस्ट लैंड ओनर होगा, सही बात है ना। गांव में सबसे ज़्यादा किसका चलता है, जिसका सबसे ज़्यादा तुम्हारा रिसोर्सेस हो, एंड लैंड इज रिसोर्सेस, तो ग्रामा भोजका जो बनते थे लोग ये सबसे बड़े लैंड ओनर होते थे गाँव के। जनरली ही बहुत सारे स्लेब्स होते थे इसको, और वर्कर्स को ये लोग रखते थे ताकि लैंड इन लोग कल्टीवेट करे, वही लेबर टाइप के लोग सब लेबर। जनरली ही हैड स्लेव्स, और ये बता चुके, बिसाइड एज ही वाज पावरफुल, बहुत पावरफुल है, तो किंग ऑफन यूज हिम टू कलेक्ट टैक्सेस। और चूंकि इसका दबदबा है समाज में, विलेज में, तो किंग क्या करते थे, इसी को हायर करते थे कि बाबू टैक्स उठा के तुम ही देना, क्योंकि इसका ज़रा सुनेगा ना, इसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है और पहले से इसका दबदबा है, तो किंग ऐसे लोग को सेलेक्ट करता था। अब किंग सेलेक्ट किया तो अब मानना पड़ेगा क्योंकि आप साम्राज्य का हिस्सा हो। ये ऑल्सो फंक्शन, बताओ, जज के रूप में भी काम करता था, कभी कभी जिसके पास पुलिसिंग पावर भी था। तो हम देखे हैं अपना मेडिवल इंडिया हो या एंशिएंट इंडिया में हो, जमींदार को पुलिसिंग राइट दे दिया गया, उसको लेकर बड़ा दिक्कत था। अब बताओ कौन से गवर्नर जनरल थे जिसने पुलिसिंग राइट छीन लिया जमींदारी से, बताओ, नीतीश को पता होना चाहिए चीज। कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने छीन लिया था ये हिस्सा, जो जमींदार को जो पुलिसिंग राइट दिया गया था, यानी कि कितना लंबा कंटिन्यू रहा है, मुगल के टाइम में भी कंटिन्यू होगा, उससे पहले भी होगा। देखो किस तरह व्यवस्था, इसलिए मैं कहता हूँ हर समय, जो कि मैं कई बार रिपीट भी कर चुका हूँ, एक बार जो व्यवस्था बन जाता है उस व्यवस्था को ख़त्म करना बहुत जटिल है। समझ में आ रहा है ये चीज़। अब देखो क्या हुआ, अपार्ट फ्रॉम ग्रामा भोजका, ग्रामा भोजका तो हो गए जो सबसे रिच लैंड ओनर है, उसके बाद भी तो और भी लोग थे, इंडिपेंडेंट फार्मर्स भी थे, उसको गृहपतिस कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि देखो मोर और लेस नॉर्दर्न इंडिया देखो, साउदर्न इंडिया देखो, मैं इनका क्लासिफिकेशन तो यही 3 ही है, और नाम नोमेनक्लेचर अलग हो सकता है, नामकरण अलग हो सकता है। तो जो इंडिपेंडेंट जो फार्मर्स है इसका नाम गृहपतिस है, गृहपतिस बोला जाता था, और जो कि छोटे छोटे स्मॉलर लैंड ओनर्स है, यानी कि छोटे छोटे ज़मीन है इन लोगों के पास। एंड देन देयर वेर अ मैन एंड वुमेन, इसको दासास कह सकते हो, दासा कर्मकारा, ये वर्ड पहले भी यूज़ हुआ है, जो दासा स्लेव्स लोग हैं वो कर्मकारा लोग हैं, हु डिड नॉट, जिसके पास अपना लैंड नहीं है, और हैड टू अर्न ए लिविंग वर्किंग ऑन द फील्ड्स ओन्ड बाय अदर्स, यानी कि दूसरे का ज़मीन पे इसको काम करना पड़ेगा खाने के लिए। सही बात है, अभी भी ऐसे कैजुअल लेबर क्या होता है, यही सब तो होता है। इन मोस्ट विलेजेस देयर वेर ऑल्सो सम क्राफ्ट्स पर्सन, बहुत सारे जगह पे क्राफ्ट पर्सन भी होते थे, वही जो एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, कारपेंटर टाइप के लोग, जो नए नई चीज़, आर्टिसंस लोग, जैसे ब्लैक स्मिथ हो गया, ब्लैक स्मिथ मतलब क्या होता है, लोहार, पोटर हो गए, कारपेंटर हो गए, वीवर हो गए, तो ऐसे लोग भी पनप रहे हो रहे। ये कब होता है, जब आपका डिमांड बढ़ता है, जब आपका मार्केट बढ़ता है, तब जाके इन लोगों को भी स्पेस मिलता है। सही बात है कि नहीं है। तो देखो अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन शुरू का, देखो ये संगम एज के बारे में बताया होगा इसमें। अर्लीस्ट जो वर्क हुआ है तमिल में, यानी कि नीचे साउथ इंडिया में, वो संगम लिटरेचर है। संगम लिटरेचर जो है वो साउथ का वेद कहा जाता है, बहुत पुराना है, और जो आज देखते हो डांस वगैरह देखते हो, वहाँ का कल्चर देखते हो, वो पूरी तरीके से संगम एज का हिस्सा है। बात समझे ना, जो कि 300 BC में उस समय कंपोज किया गया था, और इस समय कुछ साक्ष्य मिला है, अभी 1-1.5 साल पहले एक साक्ष्य मिला था, उससे लगता है कि संगम एज 100 साल और पुराना होगा, यानी कि 400 BC का भी हो सकता है। अभी मैं एक साल भी नहीं हुआ है, मैं 6 महीना पहले का बात कर रहा हूँ।
ठीक है, समझ रहे हो? तो ये चीज़ हो गया। दिस टेक्स्ट, जो टेक्स्ट कंपोज किया गया था उसको संगम कहा जाता है, बिकॉज दे वर सपोज टू हैव बीन कंपोज एंड कंपाइल इन असेंबलीज नोन एज संगम्स ऑफ द पोइट दैट वर हेल्ड इन द सिटी ऑफ मदुराई। अब बोला कि संगम एज, 3 संगम एज हुआ है, मतलब संगम असेंबली हुआ है, ऐसे नहीं मतलब बहुत सारे पोइट कहा जाता है। देखो 3 संगम एज हुआ है, बच्चे लोग यहाँ पे ध्यान देना होगा तुम लोग को। इधर देखो, पहला जो संगम असेंबली हुआ उसमें कहा था खुद स्वयं भगवान आए थे और भगवान ने बोला था, बट उसका रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है। और जो सेकंड संगम एज हुआ था उसमें बहुत सारे पोइट्स लोग आए। ये असेंबली है, जो बेस्ट पोइट्स है वो आके लिख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, लिख रहे हैं और नया चीज़ दे रहे हैं। तो पहला संगम एज का कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स ही नहीं है, क्योंकि भगवान ने बोला था, ऐसे तमिल्स लोग विश्वास करते हैं। और सेकंड में रिटर्न रिकॉर्ड्स है और थर्ड में भी रिटर्न रिकॉर्ड्स होगा। तो इसलिए कहा जाता है, जो साक्ष्य मिलता है, इसलिए कहा जाता है कि जो संगम एज जो आप क्लेम कर रहे हो कि 300 BC के आसपास होगा, इनफैक्ट वो 400 BC के आसपास भी हो सकता है, समझे? और ये कहाँ पे हुआ था? मदुराई। देखिए मदुराई जानते हो तुम लोग, मदुराई अभी भी जगह है। मदुराई चोला एम्पायर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जगह था, और ये मदुराई है जहाँ पे एक से एक टेम्पल बनाया गया है, और एक से एक बेस्ट टेम्पल बनाया गया है हमारे भारत में, ठीक है ना? तो तमिल्स टर्म्स मेंशन अबव आर द फाउंड, वही और तमिल का जो भी शब्द है, जो भी शब्द ऊपर जान रहे हो ना कि 3 भाग में डिवीजन था, तो इसको पर्टिकुलर वर्ड कह रहे थे, नोमेनक्लेचर, ये सभी कुछ नोमेनक्लेचर तुम्हारा संगम टेक्स्ट में बहुत खूबसूरती से दिया गया है, समझ गए? तो देखो सिटीज़ देखते हैं, थोड़ा सा सिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। स्टोरीज, ट्रैवलर्स, स्कल्पचर मतलब जो मूर्ति बनाने वाले लोग सब 3D में जो बनाते हैं। आर्कोलॉजी मतलब क्या क्या खुदाई वगैरह हुआ था उस समय। तो देखो हाँ, तुम जटाकाश के बारे में तो जान लिया ना जटाकाश के बारे में। अभी जटाकाश देखो वही भटाकाश रही है, जटाकाश मतलब ओल्ड स्टोरी। जैसे बुद्ध का भी जटाकाश था, यानी कि बुद्ध भगवान पहले के जन्म में क्या हुए होंगे, दैट इज कॉल्ड जटाकाश, पूर्ण जन्म वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है? आप बुद्ध भगवान बहुत बड़े भगवान है ना, बहुत वर्ल्ड फेमस, इंडिया फेमस। उसके बाद जटा का टेल सब बहुत सारा है। अभी जाओगे नीचे जो केव्स में देखोगे, कौन सा केव, अजंता केव्स में देखोगे तो वहाँ पे बुद्धिस्ट जटाकाश बहुत सारा है। तो यही बोला कि शायद तुम लोग सुना होगा जटाकाश, इसका मतलब था स्टोरीज। दिस वेर द स्टोरीज डेट वर प्रॉब्ली कंपोज बाय ऑर्डिनरी पीपल, जो सामान्य तुम्हारे और मेरे जैसे आदमी लोग कंपोज करते हैं, एंड देन रिटन डाउन एंड प्रिजर्व बाय द बुद्धिस्ट मंक, और बुद्धिस्ट मंक उसको प्रिजर्व करते हैं। और बताया जाता है कि देखिए बुद्धा ऐसा नहीं कि बुद्धा बन गए, उससे पहले भी कुछ थे, तो स्टोरी बताया जाता है। देखो हियर इज अ पार्ट ऑफ द जटाका स्टोरी विच टेल्स ऑफ द पुअर मैन ग्रेजुअली बिकम अ रिच, और जटाका स्टोरी में बताया था कैसे एक गरीब आदमी अमीर बन सकता है मेहनत से या फिर दूसरे रीजन से। तो ये सब चीज़ उस समय ना, ये कहने का मतलब क्या है कि लोगों के बारे में बताया जा रहा है, कॉमन आदमी के बारे में बताया। जटाका से कॉमन आदमी के बारे में बताया जा सकता है, और बुद्ध जैसे बड़े हस्ती के बारे में भी बताया जा सकता है। तो देखो इसमें लिखा गया है, ठीक है, इसमें दिया गया है, ये तुम लोग पढ़ सकते हो इसको चाहोगे तो द क्लेवर पोर मैन, देखो चालाक और गरीब आदमी, कितना कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड है ना, चालाक भी है बट गरीब आदमी है। वंस अपॉन अ टाइम, जो कहानी ऐसी सुनाया जाता है, एक समय की बात है, एक क्लेवर पोर मैन हुआ करते थे जो सिटी में रहते थे। हिज ओनली रिसोर्सेज क्या था? डेट रैट, यानी कि जो रैट मरता था तो वही इसके लिए पूंजी बनता था। ही स्टार्टेड ऑफ बाय सेलिंग इट फॉर अ कोइन टू होटल फॉर देयर कैट, और ये क्या करता था तुम्हारा, बेचता था इसको और अपने उसके लिए, ठीक है, इसके लिए क्या, किसके लिए? हाँ, खाने के लिए। देन वन डे देर वॉज स्टॉर्म, एक आंधी तूफान आया। द किंग गार्डन वॉज लिटेड विद द ब्रांचेस, पूरा जो किंग का जो गार्डन है पूरी तरीके से ब्रांचेस से भर गया, लिप से भर गया, क्योंकि टूट टाट जाता है गाछ वगैरह जो भी तुम्हारा पौधा वगैरह है। एंड द गार्डनर वॉज ऑल्सो एट लॉस, सो हाउ टू क्लियर द मेस, यानी कि जो अफरा तफरी का जो मंजर है, ब्रांचेस आ गया, लिप्स, वो कैसे साफ करें। तो जो गार्डनर है, माली है, उसके लिए टेंशन। तो यंग मैन ऑफर द क्लीन, बोला कि ठीक है हम कर देंगे, गार्डन साफ कर देंगे, इफ़ ही कुड कीप द वुड्स एंड लिव्स, यदि आप इस लिप्स को रखोगे अच्छे से, एक जगह रखोगे तो हम साफ कर देंगे। द गार्डनर बोला कि ठीक है, चलो ठीक है, हम फेंकेंगे नहीं, उसको एक साइड में रख देंगे। तो यंग मैन राउंडेड अप ऑल द चिल्ड्रन हु वर प्लेइंग, जो यंग मैन जो थे वो सब बच्चे लोग को देख रहे हैं जो वहाँ पे खेल रहे हैं, विद एन ऑफर ऑफ स्वीट्स, बोला कि फॉर एवरी स्टिक एंड लिव दैट दे कुड कलेक्ट, यानी कि जितना तुम लोग चुनो वो यहाँ से कलेक्ट करोगे, हम सबको एक एक मिठाई देंगे। इसलिए क्लेवर कहा जाता है इसको। वो बच्चा लोग चुन देगा, देखते हो बच्चा लोग को काम करवाओ तो एक ही बार में काम कर देगा। तो इन नो टाइम एवरी स्क्रैप हैड बीन नीटली
पाइल्ड नियर द एंट्रेंस, यानी कि बढ़िया से उसको सबको अलग अलग पाइल्ड करके अलग अलग रख दिया, ब्रांचेस को अलग कर दिया गया, लिप्स को अलग कर दिया गया। बच्चे लोग का देखो मेहनत। जस्ट देन द किंग पोटर वॉज ऑन द लुक आउट फॉर द फ्यूल विथ विच टू बेक हिज पोट। अब उसके बाद जो किंग के जो थे, किंग के लोग जो थे वो चाहते थे कि वो फ्यूल चाहे, उसको फ्यूल चाहिए। फ्यूल मतलब वही फ्यूल अभी क्या हो सकता है, गोईठा वगैरह हो सकता है, जरना वाला सिस्टम हो सकता है ना, देखो वो भी काम आ जाएगा उसका वहाँ पे। सो ही टुक द होल लॉट एंड पेड द यंग मैन फॉर इट। अब वो जो जरना जो चुना है अलग से, उसके लिए वो रिसोर्सेज बन गया। देखा कितना चालाक आदमी, सच में चालाक आदमी है ना, और उससे वो खरीद लिया। फिर यू सी द क्लेवरनेस ऑफ दैट मैन। वो खुद भी काम नहीं किया, बच्चे से काम करवाया, अलग अलग फाइल करवा दिया, फिर वो जाकर बेच दिया उसको। तो आवर यंग मैन नाउ थॉट ऑफ, अब दूसरा सोच रहा है कुछ, दूसरा कहीं फंसाने की बात कर रहा होगा। ही कैरिड अ जार फुल ऑफ वाटर, ठीक है, पूरा भरा हुआ जार है, सिटी गेट पे गया है और ऑफर किया है, ऑफर वाटर टू 500 ग्रास कटर्स, जो काटने वाले गार्डनर है उसको बोला कि हम पानी पिलाएंगे। जो प्लीज़ बहुत खुश हो गए कि वाह क्या बात है, ऐसा तो बहुत धर्म का काम कर रहा है, ये बताओ पानी पिला रहा है हम लोग। तो यू हैव डन अस अ वेरी गुड टर्न, टेल अस व्हाट कैन वी, क्या करें, तुमने तो बहुत अच्छा काम कर दिया पानी पिला के, तुम्हारे लिए हम क्या कर सकते हैं। ही रिप्लाइड आई विल लेट यू नो व्हाट नीड योर, आई नीड योर हेल्प, हम बताएंगे जब हमको सहायता चाहिए होगा, अभी नहीं, फिर कर। देखो ही देन मेड फ्रेंड्स विद द ट्रेडर, अब बताओ ट्रेडर से उसका दोस्ती हो गया। चला आगे देखो, वन डे द ट्रेडर टोल्ड हिम टुमारो ए हॉर्स डीलर इज कमिंग टू टाउन विथ 500 हॉर्सेस। तो ट्रेडर ने क्या बोला कि कल एक हॉर्स डीलर 500 हॉर्सेस के साथ आएगा। हेयरिंग दिस आवर यंग मैन वेंट बैक टू द ग्रास कटर, ग्रास कटर के पास गया जिसको पानी पिला। प्लीज़ गिव मी अ बंडल ऑफ ग्रास ईच, ग्रास हमको दीजिए जो आप काटते हैं, एंड डोंट सेल योर ग्रास टिल माइन इज सोल्ड, जब तक हमारा बिक ना जाए, क्योंकि हो सकता है फिर डिमांड हो सकता है, आप बेचिएगा नहीं जो ग्रास आप काट रहे हैं अलग से। दे अग्रीड एंड गेव हिम, उसको 500 बंडल ग्रास दे दिया गया। और इन द हॉर्स डीलर्स कुड नॉट बाई ग्रास एनीवेयर, यदि कहीं से उसको नहीं मिला, ही परचेज द यंग मैन ग्रास, यंग मैन से खरीद लिया और यंग मैन को कोइंस मिल गया उसके लिए। ऐसा बनोगे तुम लोग, देखो तो यही बताया कि लिस्ट आउट द ऑक्यूपेशन द पर्सन, कि वो आदमी कितना काम किया है, तो जान ही रहे हो बहुत तगड़ा काम किया हुआ आदमी, ठीक है। तो यही सब चीज़ बताया गया है। फॉर ईच वन ट्राई एंड डिसाइड कि किस तरह दिया है ये जो भी है, ठीक है, वो सब बताया गया। तो आगे देखो, तो वी कैन यूज़ अदर काइंड्स ऑफ एविडेंस टू फाइंड आउट अबाउट द लाइफ इन सम ऑफ दिस अर्ली सिटीज़। ये अर्ली सिटीज़ में जो उस समय हो रहे थे, स्टार्ट हो रहे थे, उस समय में आदमी लोग का लाइफ क्या था। तो देखो स्कल्पचर कार्व्ड आउट सीन्स डिपिक्टिंग पीपल्स लाइफ, आदमी का जो लाइफ है उस समय जो चल रहा है उसको बहुत बढ़िया तरीके से अपने आर्ट से उसने दिखाया है, मूर्ति बना के। ऐसा होता है ना, बहुत सारा मूर्ति बनाया था, तो उसमें कॉमन आदमी के बारे में भी बहुत कुछ प्रेजेंट किया था कि उस समय का स्थिति क्या होगा कॉमन आदमी का, करेक्ट। इन टाउन्स एंड विलेजेस एज वेल एज इन द फॉरेस्ट मैनी ऑफ दिस स्कल्पचर वे यूज टू। अब बताओ, बहुत सारे स्कल्पचर को रेलिंग को डेकोरेट करने में, रेलिंग मतलब क्या है कि मान लो कि टेम्पल है, टेम्पल के आसपास जो एंट्रेंस है वो सब रेलिंग से, उसको डेकोरेट करने में स्कल्पचर का रूप हो रहा है, यूज़ हो रहा है। जैसे अभी टेम्पल जाओगे तो बाहर देखते हो ना मूर्ति उर्ति रहता है ना, तो मूर्ति से और ब्यूटीफुल हो जाता है ना टेम्पल सब, तो वही उस समय करते थे लोग। पिलर्स को डेकोरेट करने में तुम्हारा स्कल्पचर का होता था, बिल्डिंग का जो गेटवे है उसमें भी यूज़ होता था। पीपल आएगा, पीपल पूरा मंत्रमुग्ध हो जाएगा देख के, वाह क्या आर्ट है। तो जब क्या आर्ट होगा तो जो स्कल्पचर है उसका डिमांड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। कौन बनाया है वो, XYZ प्रेजेंट हो, हमारा भी बना नहीं, पहले से बना रहे 10 कोई बात नहीं, 10 दिन है तुम्हारे पास, ठीक है बना देंगे, इतना इतना चाहिए। तो देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो देखो यहाँ पे तो वही स्कल्पचर दिखाया जा रहा है। देखो एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को सिंपल बताना चाहता हूँ। सरस्वती पूजा होता है माय डियर स्टूडेंट, सरस्वती पूजा होता है, विश्वकर्मा पूजा होता है, उस समय कितना डिमांड होता है मूर्ति, और उसमें कितना महंगा महंगा बिकता है कि नहीं है। अभी जानते हो अभी कौन सा महोत्सव है भारत में, गणपति फेस्टिवल। तो देख रहे हो महाराष्ट्र में या तेलंगाना वाला जगह में कितना गणपति फेस्टिवल होगा, हद होता है। किसका क्या होता है, POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस बोल रहे हो क्या। होता है। देखो वहाँ पे स्कल्पचर फ्रॉम सांची, सांची का स्कल्पचर दिखाया गया, जैसे स्कल्पचर फ्रॉम द सांची, जहाँ पे स्तूपा है, साइड विथ स्तूपा इन मध्य प्रदेश, जहाँ पे सीन दिखाया गया। देखो स्कल्पचर है वहाँ पे। नोटिस द वे वॉल्स आर सोन, जो दिखाया गया है, दे मेड ऑफ ब्रिक से बना है। पूछ रहा है तुमसे क्या ब्रिक से बना होगा, वुड से बना होगा, स्टोन से बना होगा, ठीक है। रेलिंग में भी देखोगे तो तुमको इस तरह का चीज़ मिलेगा।
तो मैनी ऑफ द सिटीज़ डेट डेवलप फ्रॉम, जो कि 500 ईयर्स में हुआ, जो बड़े बड़े जो सिटीज़ थे वो सब तो कैपिटल ही थे महाजनपदास के, है ना। 500 BC की जानते हो, 500 BC के बाद बड़े बड़े महाजनपदास शुरू हो गए थे, जिसके बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। और हम जानते हैं कि ये सब जितने सिटीज़ थे वो फोर्टिफिकेशन था, वॉल से, है ना, घेरा गया था प्रोटेक्शन के लिए, कि डायरेक्ट आक्रमण ना करे। इन मैनी सिटीज़ आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड रोज ऑफ पोर्ट्स, वहाँ पे पोर्ट्स पाया गया है, सिरेमिक रिंग्स पाया गया है, वन ऊपर देखो, वन टॉप पे एक बनाया गया, फिर वन बनाया गया, वन बाय इस तरह लेयर वाइज पाया जाएगा वहाँ पे। इसी को रिंग वेल्स कहा जाता है। दिस सीम्स टू हैव बीन यूज्ड एज अ टॉयलेट्स, कई जगह पे इसको एज अ टॉयलेट भी यूज़ किया जाता था, कई जगह पर ड्रेन और गार्बेज डम्प्स के लिए भी यूज़ किया है। देखते हो ना, ऐसे पूरा घेर दो तो पूरी तरह का गार्बेज भी बन सकता है, टॉयलेट का भी पैटर्न बन सकता है, और भी बहुत सारा जगह पे यूज़ हो सकता है, या ड्रेन्स के लिए भी यूज़ हो सकता है। दिस रिंग वेल्स आर यूजुअली फाउंड इन इंडिविजुअल, और ये घर में पाया जाता तो घर में पाया जाएगा, तो बाकी बहुत सारा चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है ये रिंग वेल्स को, समझ रहे हो ना। और ऐसे रिंग वेल्स वहाँ पे भी पाया, हड़प्पा में भी पाया गया था। तो बताए थे ना कि हड़प्पा में फ्लैश टॉयलेट भी पाया गया था, जो अभी जो देखते हो जैपनीज टॉयलेट सब होता है ना, उस तरह का, नॉट एग्जैक्टली बट जो तौर तरीका है लगभग सेम है। वी हैव हार्डली एनी रिमेन्स ऑफ पैलेसेस, नहीं है हमारे पास मार्केट और होम्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, क्योंकि ऑर्डिनरी पीपल के बारे में उतना फोकस नहीं किया, बस थोड़ा हड्डी उड्डी मिला है, उस पर हमने सर्च किया है, पर उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है हमारे पास। परहैप्स सम आर येट टू बी, अभी तो बहुत कुछ डिस्कवर करना है आर्कोलॉजिस्ट को। एंड जो हुड से बना होगा, मड ब्रिक से, वो तो ख़त्म हो गया होगा समय के साथ साथ, क्योंकि जानते हो हुड क्या है, पेरिसेबल है, और वही स्टोन का आर्किटेक्चर होगा तो वो तो लंबा समय तक रहेगा। दूसरा तरीका क्या है, अनदर वे ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट अर्ली सिटीज इज़ फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ सेलर्स और ट्रैवलर, जो उस समय भारत से बाहर गए होंगे और भारत में आए होंगे एज अ ट्रेडर, सेलर्स, जैसे अबन बटूटा, है ना, है कि नहीं है। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे से बता सकते हैं। अरब से सुलेमान सब लोग आए हैं, एक से एक लोग आए हैं, तो वो सब ज़्यादा अपने अकाउंट में बता सकते हैं। मार्को पोलो जो थे वो भी बता सकते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट डिटेल अकाउंट्स दैट हैव बीन, देखो एक ग्रीक सेलर ने दिया था, उसने बहुत अच्छा बताया था कि जब जहाँ जहाँ पोर्ट्स विजिट किया है, पोर्ट मतलब जहाँ पे शिप वगैरह विजिट किया, उसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल्स में बताया उसने। देखो बरोच क्या है, गुजरात का जो हिस्सा है उसके बारे में बताया गया है, करेक्ट। अब उसमें देखो क्या क्या दिया गया है, स्टोरी ऑफ बड़िया गाजा, क्या है, बड़ी गाजा। तो बड़ी गाजा मतलब बरोच को वहाँ के भाषा में बोलते थे, क्योंकि वहाँ के जो लोग आएंगे तो वहाँ का टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे ना। जैसे यहाँ भारत के आएंगे तो भारत का हिंदी वर्ड में हम यूज़ कर रहे होंगे, देखो ऐसा दिखा, ऐसा दिखा, ऐसा दिखा। देखो क्या बोलते हैं, द गल्फ इज़ वेरी नैरो एट बाड़े गाजा, यानी कि जो बाड़े गाजा है यानी कि बरोच है, वहाँ पे गल्फ बहुत पतला है, छोटा है, यानी कि बे ऑफ बंगाल नहीं है, वो तुम्हारा गल्फ ऑफ खम्बत है। देखो कितना गल्फ ऑफ खम्बत कितना नैरो है, यहीं से वही गल्फ ऑफ खम्बत के बारे में ही बोला जा रहा है। देखो एंड वेरी हार्ड, इसलिए नेविगेट करना बड़ा मुश्किल है। शिप्स हैड बीन स्टडी इन बाई स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस लोकल फिशरमैन हु वर एम्प्लॉयड बाय द किंग, यानी कि जो शिप चलाते हैं ना बहुत ही स्किल्ड वाला आदमी होते हैं, जो किंग रखता है, बहुत चलाक होते हैं ये लोग। ऑर्डिनरी आदमी कर नहीं सकता, शिप नहीं चला सकता, क्यों, क्योंकि वहाँ पे नैरो है। द इम्पोर्ट्स इनटू बाय वेयर, क्या बाहर से क्या क्या आता था, देखो वाइन आ रहा है, दारू आ रहा है, क्योंकि दारू पिएगा किंग बैठ के, किंग का तो जानते हो किंग मंगवाता था बाहर से। अब तुम लोग याद करो, जो मॉडर्न इंडिया पढ़ के बैठे हो, जमुनीन का केस, जमुनीन जब चखा था बोला था ये क्या क्वालिटी है, वास्को दा गामा जो लेके आया था सामान, घुसा गया था ना उसको देख के, क्या इतना गंदा क्वालिटी का तुम ला दिया हमको। 1498 का जो समय था, देखो यहाँ पे बाहर से क्या क्या आता था तुम्हारा बरोच में या बाड़े गाजा में, तो वाइन, कॉपर, टीन, लेड, कोरल, टोपाज, क्लोथ, गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स बाहर से आते थे। एक्सपोर्ट यहाँ से क्या क्या होता था, देखो तो हिमालय से बहुत सारे प्लांट्स जाएंगे, आइवरी, देखो क्योंकि एलिफेंट के लिए भारत जाना जाता था उस समय, अभी भी ठीक ही ठाक है। एगेट, कार्नियल, कॉटन, सिल्क, परफ्यूम्स, हाँ बहुत फेमस, तो यहाँ से बिक रहा था। ये सब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का दिखाया गया है। स्पेशल गिफ्ट्स वेर ब्रॉड बाय द मर्चेंट, सही बात है ना, जो बाहर से आएंगे, अब किंग को तुमको लुभाना है, तो सर हम अरब से आए हैं, बहुत अच्छा गिफ्ट लाए हैं आपको, किंग देखेगा, दिखाओ दिखाओ जल्दी दिखाओ, क्या बात है, ये तो अभी तक नहीं देखे हैं। एक काम करो, इसके लिए टैक्स माफ़ी होगा, दे दो इसको, गोडाउन दे दो, खुश हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है, अभी भी होता है। दिस इंक्लूडेड, देखो इसमें क्या क्या है, सिल्वर का बना हुआ गज्जब का यूटेंसिल है, ये गिफ्ट लाया जा रहा है। सिंगिंग बॉयज़ आया, गाना गाने के लिए आया है, चलो मस्त। ब्यूटीफुल वुमेन है, फाइन वाइन्स है, फाइन क्लॉथ है, तो किंग तो देख के ही मंत्रमुग्ध, आहा क्या मस्त क्लॉथ है, मस्त ये
तो इसमें लिस्ट बनाने के लिए बोला है, बना लेना तुम लोग। कोइंस, अब कोइंस देखो, पहले 5 मार्क कोइंस होता था। ये जो समय था ना 5 मार्क, क्या होता है 5 मार्क का मतलब, इधर समझो। हाँ इधर इधर देखो, अरे तुम लोग यहाँ पे लगाते हो ना, जैसे कि यहाँ पे तुमको लिखना है महाकाल, अरे बाबा धाम का जो टाइम है ऐसे कर दिए तो महाकाल लिखा गया बढ़िया से। तो उसी तरह देखो यहाँ पे रहेगा कोइन रहेगा, उस पर पंच कर दो तो कोइन पे आ जाएगा आकार, इंस्क्रिप्शन बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड पंच मार्क। ये भारत में जो पहला जो व्यवस्था हुआ था वो पंच मार्क कोइन से ही व्यवस्था शुरू हुआ था, समझे? क्योंकि उससे पहले सील वगैरह था, सील को हम कोइन नहीं कह सकते हैं, समझ गए ना क्या हुआ? हाँ ये समय तुम्हारा महाजनपदास के बाद का समय है, समझे? देखो तो क्या क्या हुआ है कि पंच मार्क कोइंस वेर जनरली रेक्टेंगुलर होते थे, या फिर समटाइम्स स्क्वायर भी होते थे, और कभी कभी ये राउंड भी रहता था, समझे? कट आउट ऑफ द मेटल सीट से काट के बनाया जाता था उसको, और मेड ऑफ फ्लैटन मेटल ग्लेबल्स, यानी कि स्फेरिकल, वही सेम है, मेटल से भी बनाया जा सकता है, फ्लैटन यानी कि फ्लैट भी रहेगा। जैसे तुम लोग गौर करो, पहले जो आना वगैरह आता था तो उसमें केवल गोली नहीं होता था, फ्लैट वाला भी होता था ना ऐसे करके, हाँ उस तरह का बोला जा रहा है। द कोइंस वे नॉट इंस्क्राइब, कोइन इंस्क्राइब नहीं है, कोइन के ऊपर नहीं इंस्क्राइब किया गया, कोइन पे पंच मार्क किया गया है, सी द डिफरेंस, समझ गए ना? बट वे स्टैम्प्ड विद द सिंबल्स यूजिंग द डाइज और पंचेस, ठीक है ऐसे करके, हेंस इसलिए हम इस कोइन को पंच मार्क कोइंस कहते हैं। दिस कोइंस आर फाउंड ओवर द मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ सम कंटिनेंट, और ये बहुत लंबा सर्कुलेशन में रहा है, बीसी में तो आया है बट सी में भी बहुत चला है, ये कॉमन एरा में भी चला है, एडी के बाद भी चला है ये। तो कोइंस देखो, कोइंस के बारे में बताया कि यू मे हैव नोटिस हाउ वेल्थ इज मेजर इन टर्म्स ऑफ कोइंस, जानते हो कोइंस कैसे मेजर, जिसके पास ज़्यादा कोइंस उसके पास ज़्यादा वेल्थ है कि नहीं है? आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सेवरल थाउजेंड ऑफ कोइंस, पाया गया है उस पीरियड का खुदाई करके। द अर्लीस्ट कोइन जो पाया गया है वो 500 ईयर्स, 500 साल पुराना है। वह पंच मार्क कोइंस है, जो कि दिखाया गया पंच मार्क कोइंस उस समय का, यानी कि उस समय का है, ये बीसी का है। तो इस तरह का कोइन जो कि 500 साल पहले पाया गया था वो सब दिखाया गया। देखो तो अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज, और क्या तरीका हो सकता है इसमें बताया गया है। रीड द शॉर्ट पॉइंट बताया गया है। देखो यहाँ पे संगम कलेक्शन है, संगम जो लिटरेचर है वहाँ लिखा गया पोएम, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। एज दे कैरी द वाइट पैडी ऑफ देयर लैंड टू एक्सचेंज इट फॉर द सॉल्ट ऑफ, यानी कि बार्टर सिस्टम, वो पैडी लाया, राइस लाया, तो किस लिए लाया? सॉल्ट के लिए लाया, सॉल्ट के लिए एक्सचेंज हो रहा है। क्रॉसिंग द लैंड लॉन्ग रोड इन कार्ट्स, यानी कि कैसे लाया है? तो लंबा यात्रा करके लाया है। थ्रू साइंस वाइट एज मून लाइट, टॉकिंग होल फैमिलीज, टेकिंग होल, सब फैमिली को लेकर, यानी कि बाहर से आ रहा है, बाहर से लोग आते थे ना, पूरा फैमिली लोग लेके आते थे, मर्चेंट क्लास लोग बांटते थे। अलिफ लैला में बहुत अच्छा दिखाया है, देखे अलिफ लैला एपिसोड, जिसमें ऊँट में चढ़ के लोग जाते थे बेचने के लिए, पूरा गाँव ही गाँव जा रहे हैं, पूरा लोग जा रहा है, ठीक है। हु हेड टू द लेफ्ट बिहाइंड द डिपार्चर ऑफ सॉल्ट मर्चेंट्स लिव्स द सिटी एम्प्टी, जब ये सॉल्ट मर्चेंट चले जाते थे तो पूरा सिटी अकेला पड़ जाता, यानी कि बहुत मात्रा में आते थे लोग, बेचते थे, व्यापार करते थे। ये संगम कलेक्शन का एक हिस्सा है। इसमें यही बताया गया, देखिए ट्रेडर्स कैसे लोग आते थे, झुंड में आते थे, बहुत कुछ दे जाते थे, और जब चले जाते थे तो पूरा सिटी एम्प्टी हो जाती थी। तो सिटीज़ देखो, सिटीज़ का काम ही है बहुत सारा काम करना, है ना, सिटीज़ विथ मैनी फंक्शंस। वेरी ऑफन ए सिंगल टाउन वॉज इंपॉर्टेंट फॉर अ वैरायटी ऑफ, एक सिंगल टाउन बहुत सारे रीजन से फेमस हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल मथुरा का दिया गया है, मथुरा हैज़ बीन इंपॉर्टेंट सेटलमेंट। देखो मथुरा जो सेटलमेंट है वो 2500 साल से भी ज़्यादा का खतरनाक सेटलमेंट है, यानी कह सकते हो कि 500 BC के टाइम में ही, उससे पहले ही वो अच्छा बन गया था, और वहाँ पे लोग घना आबादी में रहना शुरू कर दिए। और अभी भी मथुरा इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? मथुरा तो अभी इनफैक्ट हिंदुज़म का गढ़ है, काशी मथुरा लेके रहेंगे, अयोध्या तो हो गया, बीजेपी का नारा है कि नहीं है? इट वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, ट्रैवल और ट्रेड, इट वॉज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड ऑफ 2 मेजर रूट्स ऑफ ट्रैवल और ट्रेड, यानी कि ये मथुरा का जो लोकेशन है बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसका जगह ही इतना इंपॉर्टेंट है कि वहाँ बढ़िया से ट्रैवल भी हो सकता है, ट्रेड भी हो सकता है। कैसे? नॉर्थ वेस्ट से कनेक्ट हो सकता है ईस्ट की तरफ, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ कनेक्ट हो सकता है, बाहर से भी कनेक्ट हो सकता है, एज वेल एज तुम्हारा नॉर्थ से साउथ भी कनेक्ट हो सकता है। कल एक कोई महाजनपदास के उज्जैन बताए थे ना, उज्जैन कैसे नॉर्थ से साउथ कनेक्ट होता है। ये जो मथुरा है, मथुरा नॉर्थ वेस्ट से भी कनेक्ट हो जाएगा। यही कारण है कि गंधारा स्कूल और मथुरा स्कूल हुआ था। तो नॉर्थ वेस्ट वाले लोग थे जो कनिष्क का, उसका असर था कि नहीं था यहाँ पे भी? आर्ट एंड आर्किटेक्चर में याद करो, ये समझो कि ये जो प्लेस है मथुरा केवल इससे नॉर्थ वेस्ट का कनेक्शन नहीं है,
ये नॉर्थ और साउथ का भी कनेक्शन, यानी कि ये बीच का जगह है। जैसे बेस्ट एग्जांपल अभी दिल्ली कह सकते हो, दिल्ली का कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है कि नहीं है, उसके बाद एक्सप्रेस वगैरह बना दिए तो और कनेक्टिविटी बढ़ गया, करेक्ट। तो वही बोला जा रहा है देवर फोर्टिफिकेशन, इसलिए इस सिटी के आसपास फोर्टिफिकेशन होगा, किलाबंदी होगा वहाँ पे, और बहुत सारे श्राइन्स होंगे, यानी कि बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह होगा। फार्मर्स और हर्डर्स इसी के आसपास एरिया में रहते होंगे, और जो ये लोग उत्पाद करते होंगे, कल्टीवेट करते होंगे, तो लोगों को जाता होगा खाने के लिए। जैसे अभी बेगूसराय सिटी में खा रहे हो तो गाँव से आ रहा है तुम्हारा अनाज वगैरह से, उसी तरह कुछ। और मथुरा एक इम्पॉर्टेंट सेंटर रहा फाइन स्कल्पचर, यहाँ पे जानते हो कि क्योंकि ये धर्म का विषय है, तो एक से एक मूर्ति बिकेगा वहाँ पे, है ना। तो सब हो रहा है, सब एक्टिविटी हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग, प्राइमरी सेक्टर, सब कुछ हो रहा है, सर्विस सेक्टर सब अच्छे से ग्रोथ कर गया है। तो यदि 2000 ईयर्स आगे जाऊँ मैं, यानी कि ठीक हम लोग एडी पे आ गए हैं, तो मथुरा एक सेकेंड कैपिटल बना है कुशानास का। कुशानास का पहला जो कैपिटल था क्या था, हाँ ऊपर वाला जो तक्षशिला वाला एरिया, यानी कि काबुल वाला एरिया था में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में। सेकेंड कैपिटल तो तुम्हारा कुशाना का मथुरा ही बना है, तभी तो कुशाना का जो कनिष्का जो रूलर था और मथुरा को भी तो अपने अंडर रख लिया था। तो कहा जाता है कि जब कुशानास रूल कर रहा था, कुशानास में बहुत सारे लीडर होते हैं, एक जो इंपॉर्टेंट लीडर है कनिष्का है, इंपॉर्टेंट किंग। तो कनिष्का के टाइम में या कुशानास के टाइम में क्या था, मथुरा एक इंपॉर्टेंट सिटी था और सेकेंड कैपिटल था, समझे। अबाउट हुम, जिसके बारे में तुम पढ़े हुए आने वाले समय में। मथुरा देखो रिलीजियस सेंटर रहा, वही बुद्धिस्ट, केवल हिंदू के लिए नहीं, बुद्धिस्ट के लिए भी, जैना के लिए भी, और कहीं ना कहीं तुम्हारा कृष्ण जी के लिए भी, तो हिंदुज़म के लिए, यानी कि तीनों धर्म का रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पे मथुरा। तो जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट हो ही जाएगा। सेवरल इंस्क्रिप्शन जो वहाँ पे पाया गया है, स्टोन स्लैब्स पे, स्टोन्स पे बनाया स्टैचूज पे, वो अभी भी तुम्हारा मथुरा में प्रेजेंट है। जनरली दिस आर, ये जो इंस्क्रिप्शन है ये छोटे छोटे इंस्क्रिप्शन है, और इसमें रिकॉर्डिंग गिफ्ट्स मेड बाय, यानी कि क्या किया मैन ने या समटाइम्स ह्यूमन ने, एक मोनेस्ट्री को एक अभी भी कहा जाता है ना कि फला फला टेम्पल बना दो, फला टेम्पल में किसी ने 1 लाख दे दिया, 50,000 दे दिया, तो उसका नाम होता है ना वहाँ पे, सेम यहाँ पे। तो इंस्क्रिप्शन में उसका नाम सब होगा, जो टेम्पल को डोनेशन दिया होगा, चाहे पुरुष दिए हो चाहे महिला दिए हो, सब उसका नाम होगा वहाँ पे। अभी भी वो इंस्क्रिप्शन है वहाँ प्रेजेंट है। और ये कौन करेगा, दे वर मेड बाय, देखो ये सब कौन बनाएगा, इंस्क्रिप्शन का काम किसका, किंग्स का, क्वींस का, और बड़े बड़े जो क्लास है, दूसरे जो इन्फ्लुएंशियल क्लास, ऑफिसर, मर्चेंट, क्राफ्ट्समैन, ऐसे लोग जो सिटी में रह रहे होंगे। फॉर एग्जांपल देखो जो इंस्क्रिप्शन जो मथुरा में पाया गया उसके बारे वहाँ बताया गया, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, वीवर्स, ये सभी प्रेजेंट थे वहाँ। तो ये प्रेजेंट होने का मतलब क्या कि वेल फ्लेज सिटी था, सिंपल सी बात था, क्योंकि वेल फ्लेज सिटी में ही इस तरह का एक्टिविटी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना। तो क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट पर्सन, वो ऑल्सो आर्कोलॉजिकल एविडेंस बहुत सारा पाया गया क्राफ्ट्स के बारे में, और हम जानते हैं कि इसमें एक्सट्रीम फाइन पॉटरी जानते हो, जहाँ पे ड्रेनेज वगैरह वो रख सकते हो, अनाज वगैरह रख सकते हो, यूटेंसिल्स। और इसी को कहा जाता है कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के बारे में मैं तुम लोग को बता चुका हूँ, ठीक है। जो बाहर से देखने में तो ब्लैक कलर का लगेगा, ठीक है, अंदर कुछ और कलर होगा, करेक्ट। तो उस तरह का दौर है। इट गेट्स इट्स नेम, इसको इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि ये नॉर्दर्न पार्ट में ये डिज़ाइन हुआ है, मतलब स्टार्ट हुआ है। और इसका कलर क्या होगा, बाहर तुम्हारा ब्लैक टाइप का कलर रहेगा, और अंदर चूँकि भट्टी में ये तब के बना है तो अंदर रेड कलर होता है। और कलर चेंज कर सकते हो, कलर तो पेंटिंग कर सकते हो तुम, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। रिमेंबर डैट आर्कोलॉजिकल जो भी एविडेंस पाए हैं फॉर मैनी क्राफ्ट्स मे नॉट हैव अभी तक सर्वाइव नहीं हो, क्योंकि पेरिसिबल होगा तो ख़त्म हो गया होगा। वी नो फ्रॉम द टेक्स्ट दैट द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लॉथ वॉज इम्पॉर्टेंट, और हम समझ सकते हैं टेक्स्ट से कि उस समय क्लॉथ का बहुत मैन्युफैक्चरिंग होता था, और क्लॉथ का मैन्युफैक्चरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द सिटी। क्लॉथ बन रहा है, इसका मतलब लोग को फैशन है, लोग कपड़ा पहन रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है। देयर आर फेमस सेंटर्स, जैसे देखो वाराणसी हो गया नॉर्थ इंडिया में, करेक्ट, मदुराई साउथ में, तो ऐसे बहुत सारे फेमस सेंटर्स भी थे जहाँ पे पुरुष और महिला दोनों ही काम करते थे इस सेंटर में। एक सिटी का निशानी ये होता है कि जहाँ पे दोनों ही लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हो, दोनों का, महिला और पुरुष। देखो दिल्ली जाओगे तो महिला भी काम कर ही रही है। तो मैनी क्राफ्ट पर्सनस एंड मर्चेंट्स नाउ फॉर्म, ये लोग अपना एसोसिएशन बना, जैसे ट्रेड यूनियन देखो, तो उस समय भी ट्रेड यूनियन टाइप का बनेगा। इसी को श्रेणीज कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एंशिएंट इंडिया में श्रेणीज का मतलब क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट, ठीक है, या आर्टिसंस। ये श्रेणी क्या है, ये ट्रेनिंग देगा, रॉ मटेरियल कैसे प्रोक्योर किया जाए उसके बारे में बातचीत किया जाएगा, और फिनिश प्रोडक्ट जो बन गया है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक तरह से ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर तय कर रहा है कि रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, बन जाएगा तो कैसे बिक्री होगा, क्या दाम होगा, नहीं होगा, ये सब चीज़ें डिसाइड कर, श्रेणी से डिसाइड करेगा, क्योंकि एक तरह से वो ट्रेड यूनियन है उस समय के लिए।
देन श्रेणीज ऑफ मर्चेंट्स ऑर्गेनाइज, देखो वही ट्रेड ऑर्गेनाइज करेगा ये लोग। श्रेणी ऑल्सो सब, ये बैंक के रूप में भी काम करेगा, पैसा देगा दूसरे आर्टिसंस को, दूसरे ट्रेडर्स को देगा। समझ रहे हो ना, रिच मैन और वुमेन डिपोजिट, क्योंकि वो बैंक की तरह काम करेगा तो रिच मैन वहाँ पैसा जमा करेगा और जिसको पैसा चाहिए तो वो लोन में ले लो। अभी बैंक यही काम करता है ना। दिस वॉज इन्वेस्टेड एंड पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट, और जो इंटरेस्ट होगा वहाँ पे फिर से वो दूसरी चीज़ में काम किया जाए। जैसे एग्जांपल है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को हेल्प किया जा सकता है उसको बिल्ड करने में, जो पैसा अलग से कमाई हुआ इंटरेस्ट से, तो उसे नए नए आर्किटेक्चर बनाया जा सकता है, या फिर नए नए ट्रेड में उत्पाद किया, जो पैसा कमाई होगा अलग से इंटरेस्ट में उसका फिर जाएगा ना, दूसरी जगह खर्च होगा, उसमें एक तुम्हारा टेम्पल आर्किटेक्चर में भी आ सकता है। समझ रहे हो ना, कितना है, हाँ कम ही है, डोंट वरी, खत्म हो जाएगा कोई दिन। क्या क्या नियम थे स्पिनिंग और वीविंग का, ठीक है, तो अर्थशास्त्र में बताया गया है तुम्हारा, ठीक है। दे डिस्क्राइब हाउ स्पिनिंग एंड वीविंग, स्पिनिंग समझते हो, जो धागा को जो बनाया जाता है, और वीविंग मतलब बुनना, ठीक है। वर्कशॉप मतलब उस समय का इंडस्ट्री में होता था, और वहाँ पे स्पेशल ऑफिसर बैठते थे, जो एक्सपर्ट थे, वो कहते थे कि नो नो ऐसे इस तरह होगा, देखो ऐसे होगा। विडोज, यंग वुमेन, जो कि हु आर डिफरेंटली एबल्ड, नन्स, मदर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये सभी लोग वहाँ पे काम करते थे, देख लेना। दे शुड बी पेड, जिस तरह क्वालिटी दिया सर्विस उसने, क्वांटिटी दिया, जितना घंटा काम कर रहा है उसे तो पैसा मिल रहा है, जितना वो बेस्ट क्वालिटी दे रहा है उसे उसको पैसा मिलेगा। समझ गए ना। वुमेन हु आर नॉट परमिटेड टू लीव देयर होम्स कैन सेंड मेड सर्वेंट्स टू ब्रिंग द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सुपरिटेंडेंट, यानी कि महिला क्या करेगी, बाहर से सामान मंगवा सकती है दूसरे लोगों से, उसका हो सकता है। वुमेन हु कैन विजिट द वर्क प्लेस शुड गो एट द डाउन टू गिव देयर वर्क एंड रिसीव देयर वेजेस, जाओ जो आपने काम किया जाओ, पैसा नीचे आपको पैसा मिल जाएगा। जैसे पुराना पिक्चर में अमिताभ बच्चन को कैसे मिलता था वेजेस, लाइन लगा है, दे रहा है, तुम्हारा हो गया निकलो, तुम्हारा दे दिया निकलो, तो अमिताभ बच्चन बोलेगा कि 10 रुपया और दो, बोलेगा नहीं देंगे तो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा होगा, फिर लोग आएंगे, वहाँ पे खून होगा, तो मूवी बन जाएगा। पहला मूवी पुष्पा में भी दिखाया गया है, तो खुश रहो इस बात को लेके। अरिकोमेडू, ठीक है, वो पूरा ऊपर चीज़ है, पढ़ लेना अपने। अरिकोमेडू के बारे में समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पहले तो पौंडीचेरी के आसपास अरिकोमेडू यही जगह है जहाँ पे बहुत कुछ फाइंड हुआ था, और वहीं से पता चला कि संगम एज बहुत पुराना है। देखो तो जो दिखाया गया होगा मैप जरूर होगा वहाँ पे, देख लेना, पहले वाला कहीं पे होगा मैप, ठीक है। एंड रेड द बॉक्स एंड रोमा बिटवीन 2202 टू 1900 ईयर्स अगो, यानी कि 200 BC से लेके तुम्हारा 1 AD तक। समझ रहे हो ना। यहाँ पे क्या हुआ, ये अरिकोमेडू एक्चुअली कोस्टल सेटलमेंट है, जहाँ पे शिप क्या करते थे, अनलोड करते थे गुड्स को, यानी कि बाहर से सामान आता था तो वहाँ पे अनलोड करते थे। अनलोड करने का मतलब क्या होता है, वहाँ पे उतारते थे। लोडिंग मतलब चढ़ाना, अनलोड करते मतलब उतारना, वहाँ पे उतारा, यानी कि बाहर सामान आया वहाँ पे उतारा जाता था इस जगह पे, अरिकोमेडू जगह पे। ए मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर विच मे हैव बीन वेयर हाउस वॉज फाउंड, यानी कि उस जगह पे तुम्हारा गोडाउंस वगैरह भी पाया गया है। तो गोडाउंस पाने का मतलब क्या है कि सरप्लस सामान होगा वहाँ पे, तभी तो गोडाउंस पाया गया होगा। सही बात है कि नहीं है। अदर देखो बहुत सारा पॉटरी भी पाया गया है फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन, वहाँ मेडिटेरियन से पॉटरी आ रहा है, मेडिटेरियन से यूटेंसिल सब आ रहा है, इसका मतलब ट्रेड होगा वहाँ से, सिंपल बात है। सच ऐसे एम्फेरिया, यानी कि टॉल डबल हैंडेड जार, यानी कि बड़ा वाला तुम्हारा डबल हैंडेड, यानी कि दो डबल हैंडेड वाला है, तो दो हाथ से भी आप जार को पकड़ सकते हैं, ऐसा पाया गया वहाँ से, जिसमें आप लिक्विड्स जैसे वाइन और ऑयल रख सकते हैं अलग अलग करके। और भी तुम्हारा रेड ग्लेज्ड पॉटरी पाया गया है, जिसको अरे क्या बोलते हैं, एरेटाइन वायर कहा जाता है। ये तुम्हारा इटली से आता था, एरेटाइन वायर, क्योंकि वो नाम के वजह से तुम्हारा ये नाम पड़ा है, क्योंकि इटली का जो जगह है ना उसके हिसाब से ये नाम पड़ा है ये पॉटरी का। दिस वॉज मेड बाय द प्रेसिंग वेट क्ले इनटू द स्टेम्प मल्ट, इसको कहा था कि कैसे बनता था, जो वेट क्ले है, वेट क्ले का मतलब क्या होता है, देखो ड्राई वेट का मतलब भीगा हुआ क्ले से कन्वर्ट करके तुम्हारा इस तरह का बनता था स्ट्रक्चर। देयर वर येट अनदर काइंड ऑफ, देखो दूसरे टाइप का भी था जो लोकली भी प्रोड्यूस होता था, दो लोकली प्रोड्यूस तो होता था बट डिज़ाइन रोमन का होता, यानी कि कहने का मतलब ये जितना भी एग्जांपल दिया जा रहा है, ट्रेड बहुत प्रॉस्पर हो गया था, वहाँ का डिज़ाइन हम कॉपी कर रहे थे, या वहाँ का सामान के ऊपर हम डिज़ाइन लगा रहे थे, समझ रहे हो। तो देखो रोमन लैम्प्स हो गया, ग्लास वेयर हो गया, जेम्स हो गया, वो भी उस साइड पे पाया गया है। तो इसलिए अरिकोमेडू जो जगह है वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये समझने के लिए कि भारत का क्या कनेक्टिविटी रहा है, चाहे मेडिटेरियन सी से हो, इटली से हो, ठीक है, यूरोप से हो। तो स्मॉल टैंक्स हैव बीन फाउंड दैट वर प्रॉब्ली डाइंग यूज टू डाई क्लॉथ, देखो वहाँ पे छोटे छोटे टैंक्स भी पाएंगे जहाँ पे तुम्हारा क्लॉथ को ना डाई करने के लिए, क्लॉथ को सुखाने के लिए यूज़ करता होगा। प्लेंटी ऑफ एविडेंस पाया गया जहाँ पे ये बताया गया कि सेमी प्रेसियस स्टोन से माला वगैरह बनता था वहाँ पे, ठीक है, ग्लास वगैरह बनता था।
देखो ये चीज़ बताया गया है यहाँ पे लास्ट। तो इस समय जब भारत में ये सब कुछ हो रहा था, लास्ट में देखो कितना बढ़िया पेज में बताया गया ना, हर एक NCERT हर एक जितना भी चैप्टर है सब में बताया गया कि एट द सेम टाइम वहाँ पे क्या चल रहा था। देखो रोम के बारे में जानो, रोम जानते ही हो, रोम के बारे में मैं बता चुका हूँ, 5th 6th सेंचुरी में रोम क्या कट गया, दो बन गया अलग। वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ यूरोप का है तुम्हारा ये वाला जो फिगर है, एंड डेवलप अराउंड द सेम टाइम। जो सिटीज़ जो गंगा वैली में जो हो रहा था, मथुरा सब ये जो पनप रहा था, तो उस समय ये यूरोप में ऐसा हो रहा था। ठीक है, रोम वॉज द कैपिटल, जानते हो इटली में, रोम का कहाँ है, इटली में ही है। रोम कैपिटल रहा है लार्जेस्ट एम्पायर का, पूरा रोमन एम्पायर का जो इटली का जो हिस्सा है रोम, वही कैपिटल था पूरा रोमन एम्पायर का, जो कि तुम्हारा कहाँ था, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, तो बहुत फैला है, नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, अगस्त, ठीक है, पूरा विशाल। क्योंकि इसलिए कहा जाता है ना कि, इसलिए कहावत है ना कि रोम क्या बोलते हैं, रोम इज़ नॉट बिल्ड इन वन डे। रोमन एम्पायर यानी कि रोम एक दिन में नहीं बना हुआ, एक प्रभाव है। इसलिए जो आदमी का जो सक्सेस होता है एक दिन में नहीं बनता है, उसको बताने के लिए एक प्रभाव है इंग्लिश का कि जो रोम है एक दिन का बना हुआ चीज़ नहीं है। देखो रोम कितना कुछ है इसके अंदर। अफ्रीका, नॉर्दर्न अफ्रीका जो दिख रहा है तुम लोग को यहाँ पे, देखो तुनिसिया देखो, अल्जीरिया देखो, मोरक्को देखो, लीबिया देखो, इजिप्ट देखो, ऊपर वाला जो हिस्सा है रोमन एम्पायर का ही हिस्सा था, नीचे वाला नहीं। उधर देखो टर्की देखो, सीरिया देखो, ग्रीस देखो, यूक्रेन देखो, ये सब हिस्सा तुम्हारा रोमन एम्पायर का था, बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। ठीक है ना। तो अगस्टस देखो जो एक इम्पॉर्टेंट उस समय के एम्पायर थे, और भी बहुत सारे थे जो रूल कर रहे थे तुम्हारा, वही AD में कह सकते हो 1 AD में, 2000 ईयर्स अगो। तो उसने क्या किया, सेड डैट ही फाउंड रोम ए सिटी ऑफ ब्रिक। तो इन्होंने क्या किया कि रोम पाया इन्होंने, ठीक है, जो पूरा ब्रिक से बना हुआ है, एंड सिटी ऑफ पूरा मार्बल से बना हुआ है। ही एंड लेटर रूलर्स बिल्ड टेम्पल, बहुत सारे टेम्पल्स और पैलेसेस बनाया है ये सब अगस्टस रूलर ने, या फिर बाकी के जो इनके सक्सेसर ने, या फिर दूसरे एम्पायर वाले लोगों ने। जो ऑल्सो देखो यहाँ पे ये बनाया गया, ये आर्किटेक्चर, इसको बोलते हैं एम्फी थिएटर्स, यानी कि ओपन एरिनाज रहेगा जहाँ पे टायर होगा, सीटअप। देखो ये वाला एरिया देखते हो, हवा हुआ जा रहा है, पास हो रहा है ना, इस तरह आर्किटेक्चर को कहा जाता है एम्फी थिएटर्स। वेट सिटीजन कुड वॉच ऑल द काइंड ऑफ, यहाँ पे लोग देख सकते हैं, पब्लिक एंटरटेनमेंट हो सकता है, पब्लिक बात भी ले सकते हैं लोग, अलग अलग टाइमिंग होगा पुरुष और महिलाओं के लिए, ताकि कोई कन्फ्लिक्ट ना हो। और पीपल मेट एंड रिलैक्स, आराम से आदमी बैठ कर आराम कर सकता है, वहाँ पे रिलैक्स कर सकता है। यूज एक्वेडक्ट्स चैनल्स टू सप्लाई वाटर वर बिल्ट, वहाँ पे देखो ये चैनल्स वगैरह भी बनाया ताकि सप्लाई वाटर का सप्लाई हो सके। ये भी बनाया ताकि सिटी में पानी आ सके, चाहे अलग अलग यूज़ करने के लिए, चाहे बाथ के लिए, फाउंटेन्स के लिए, टॉयलेट्स के लिए। फाउंटेन मतलब क्या करें, एंटरटेनमेंट के रूप में। पार्क में होता है ना फाउंटेन्स, तो पानी स्वयं ऊपर उड़ा, तो बोला ए रुको रुको रुके, जब पानी ऊपर जाएगा तब फोटो खींचना, ठीक है, पता चला कि पानी ऐसे दे रहा है ऊपर। समझ गए ना। तो ख़त्म कर दिए हम इस चैप्टर को, ये जाके पढ़ लेना, समझ लेना इस चीज़ को, ठीक है, डैट्स इट।